हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। देखो ये तो आपको पता ही है, गैस किसी कंटेनर में है तो वो कोलाइड करेगी, आपस में भी करेगी और उसके वॉल्स से भी करेगी, कंटेनर से, तो कुछ प्रेशर लगेगा, है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको, जैसे आपकी बुक्स में है उससे बहुत ईजी वे में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये एक कंटेनर बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास गैस है, ठीक है, ऑब्वियस बात है गैस होगी यहाँ पर, ठीक। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वॉल ऑफ दैट कंटेनर पे भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो कुछ प्रेशर बनेगा, ठीक है। पहली तो ये बात समझो, गैस के केस में कहीं पर भी वॉल पर हम देखेंगे प्रेशर सब जगह सेम मिलेगा। जैसे कि लिक्विड में तो हमें पता है क्या होता है, लिक्विड में कि हम कहेंगे कि नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर कम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता, गैस के केस में हर जगह सेम रहेगा प्रेशर, तो हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, आप समझो इस बात को कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मैंने ये मान लिया, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है इसकी वॉल से टकराने, ठीक है। और जिसका मैं लेंथ मान लेता हूँ ये L है, एक क्यूबिकल शेप है हमारे पास, ठीक है, कंटेनर की, और ये मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये मॉलिक्यूल इधर गया, टकराया, ठीक है, और टकराने के बाद ये इधर आ गया दोबारा से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को मूव करते हुए, ठीक है। तो ये अगर इधर vx वेलोसिटी से गया, ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में हो गया ये, ठीक है, और टकराने के बाद जब वापस आएगा तो वो सेम वेलोसिटी से आएगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन होते हैं, और सेम वेलोसिटी से आया, लेकिन -vx आ गया डायरेक्शन की वजह से। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझते हो। एक्चुअल में ये वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो ज़रा, ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक्चुअल में 3D मोशन है इसका, है ना, क्योंकि क्यूब है। तो इसमें देखो, अगर हम ये देखें, Vx ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, Vy वाली ये रहेगी डायरेक्शन, और ये Vz वाली ये डायरेक्शन रहेगी, 3 डायरेक्शंस होंगी इसकी, ठीक है ना। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर, ये अगर V था मेरा, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये V था मेरा, तो इसकी कैसे डायरेक्शन थी, ये हो गई Vx, ये हो गई इसकी Vy, और ये हो गई इसकी Vz, ये था। अब इसका अगर हम देखें, ये एक्चुअल में इस तरीके से होगा, V वेक्टर Vx i कैप प्लस में Vy j कैप एंड प्लस में Vz k कैप, ऐसा होगा। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इनको प्लस करो, Vx स्क्वायर प्लस में Vy स्क्वायर प्लस में Vz का स्क्वायर, यही होता है इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके रूट लगता है, इस तरीके से मैग्नीट्यूड आता है। अब इस केस में मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आगे आपको समझ में आएगी, वैसे तो एनर्जी जो पार्टीशन वाले टॉपिक हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड में, सब में सेम है। अगर मैं कहूँ 1/2 mvx स्क्वायर 1/2 इक्वल है ये, ठीक है, mvy स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mvz स्क्वायर, ये चीज़ है, इक्वल है। तो ये तो सब सेम ही है, 1/2 m 1/2 m 1/2 m, ठीक है। मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल है ये, m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल m, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी दूँ, अगर m क्या है, मास स्मॉल m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल का मास है ये, स्मॉल m ये है। तो यहाँ से आप देखो 1/2 m 1/2 m, ये तो सेम ही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो Vx का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर प्लस में Vz का स्क्वायर, ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बता दो कोई दिक्कत हो तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो सिंपल रह जाएंगी वैल्यू Vx स्क्वायर प्लस में Vy स्क्वायर प्लस में Vz का स्क्वायर। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। पहले मैं ये फंडा आपको बता रहा हूँ कि Vx डायरेक्शन वाला लिया हमने, जबकि है क्या, ये Vx Vy Vz में है, सब जगह में है, ठीक है। कंसीडर हमें एक लेकर चल रहे हैं Vx वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई कि तीनों डायरेक्शन में थी और तीनों में वेलोसिटी सेम है। तो हम इसको अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, Vx स्क्वायर इक्वल टू Vy स्क्वायर प्लस इक्वल टू Vz स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये अगर Vx स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको Vy को भी Vx लिख सकता हूँ और Vz को भी Vx लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये जो V स्क्वायर है हमारा, ये 3Vx का स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, ये जो Vx स्क्वायर की वैल्यू है, ये V स्क्वायर बाय 3 आएगी, ठीक है। ये यूज़ होगी आपकी, अभी याद रखना कि ये क्या है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये कहानी क्या थी। दूसरी बात क्या, कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, मैंने आपको RMS वाली वैल्यू कहानी बताई थी पहले भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। किसी का मोशन ये होगा v1 से होगा, किसी का मोशन v2 से होगा, किसी का मोशन v3 वेलोसिटी से होगा, बहुत सारे होंगे। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेनी है, तो वो मैं कैसे लूँगा, उसका तरीका क्या होता है, VRMS लेना होता है। VRMS क्या होता है, जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, मान लो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी n वेलोसिटीज़ होंगी। तो v3 अप टू vn, कैपिटल N ले रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इनका हम मीन कैसे लेते हैं, सिंपली हम जितनी वेलोसिटीज होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं की वेलोसिटीज है तो n से डिवाइड करूँगा। और स्क्वायर का मीन था तो स्क्वायर लो वेलोसिटीज़ का उसका मीन था, और उस पूरे का क्या था, रूट था। ये मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कंसेप्ट। अब यहाँ से अगर मैं इधर दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारे पास, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा तो सिंपल ये V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर प्लस में V3 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर अपॉन में n बचेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो ये वाली वैल्यू और एक यहाँ ये VX स्क्वायर की वैल्यू V स्क्वायर बाई 3। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अभी धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी, बस ये अभी जो बेसिक था वो आप समझो। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से टॉपिक पे, जो मैंने आपको कहा कि हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा बताओ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ P इनिशियल, ठीक है। यहाँ पर यही सब लिख रखा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं क्यूब के अंदर और दीज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू द कोलिजन, ठीक है। तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर प्रेशर। तो ये P क्या है बताओ, मोमेंटम है, पहली तो बात है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर मास जो है एक मॉलिक्यूल का वो क्या है, स्मॉल m है, और वेलोसिटी उसकी x डायरेक्शन वाली क्या है हमारे पास, ये Vx है। क्लियर। अब P फाइनल जब वो टकरा गया, टकराने के बाद ये वापस आया तो मास तो m ही है उसका, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये माइनस का Vx आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। नाउ अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम, सिंपल सी बात है, बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P फाइनल माइनस में P इनिशियल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास m Vx माइनस का, और माइनस में P इनिशियल प्लस वाला m Vx, तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2m Vx। और मैं यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपको, यहाँ पर मैं सिंपल इसमें क्या करूँगा कि कितने से चेंज हो रहा है मोमेंटम, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं इसका 2m Vx से हम इसको लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत हो तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये डेल्टा P था और ये भी हमारा डेल्टा P है, चेंज इन मोमेंटम है ये। क्लियर। अब देखो जरा ये मोमेंटम की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रेशर क्या होता है बताओ, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम, वो फोर्स होता है। तो यहाँ अब फोर्स निकालने के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा P की। क्लियर है इतनी बात। अब टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो डेल्टा T क्या होगा, देखो मान लो ये L इसका डिस्टेंस था, पहले तो ये सोचो जो स्पीड या आप करो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है हमारे पास, स्पीड होती है ना। और अगर हम टाइम इधर ले जाएं तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस देखो ये गया यहाँ से यहाँ और फिर आया, कितना हुआ ये 2L डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं कह रहा हूँ इसको T टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में T टाइम लगा, तो T टाइम ही वापस आने में लगा होगा। क्लियर है। तो कितना हो गया ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें टाइम की नहीं बात करेंगे, टाइम तो हम निकाल रहे हैं ना, सॉरी, किस वेलोसिटी से गया। अब ये स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, किस वेलोसिटी से गया था, ये Vx वेलोसिटी से गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे Vx, ठीक है। अब ये आप ये मत करना कि ये 2Vx रखेंगे, देखो ना यार, ऐसे समझो, यहाँ से यहाँ की स्पीड देखो क्या होगी Vx, और डिस्टेंस कितना L, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड L बाय Vx, और दो बार गया है वो, एक बार गया एक बार आया है, तो वो 2 से ऐसे किया। ये तो ऐसे भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है, और किस वेलोसिटी से गया वो Vx से गया, Vx से आया, तो टोटल डिस्टेंस पे Vx वेलोसिटी से गया, तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है मुश्किल, ठीक है। अब देखो जरा, आपको पता ही है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो टाइम हमने देख लिया कितना है इसका, और मोमेंटम भी, तो ये यानी कि डेल्टा P बाय डेल्टा T है, जो कि कितना होगा हमारे पास 2m Vx अपॉन में 2L अपॉन में Vx आएगा, वो Vx ऊपर ही चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा है यहाँ पर m बाय L Vx का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास क्या, फोर्स, ठीक है। फोर्स का हमें पता चल गया। अब फोर्स पता चल गई अगर हमें, तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, प्रेशर क्या होता है, ये अभी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए चल रहा है सब कुछ, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, m बाय L Vx का स्क्वायर एरिया। अब इसमें देखो ज़रा, इस वॉल से ये टकराया है, ठीक है ना, तो इसका एरिया कितना है यहाँ पर L इंटू में L,
ठीक है। एक तरह से इस क्यूब का एरिया कह लो, वॉल्यूम होता है क्यूब में, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल की हम बात करें तो एरिया कितना होगा, एल इंटू में एल, एल स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया यहाँ पर एल स्क्वेयर, तो ये आ गया हमारे पास एम वी एक्स का स्क्वेयर दैट इज़ एल क्यूब। क्लियर। अब ये एल क्यूब क्या है, एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। अगर इस क्यूब का वॉल्यूम देखोगे तो एल क्यूब बनेगा ना, साइड का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एम, स्मॉल एम है ये, ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एल क्यूब क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैं ऐसे लिख रहा हूँ घुमा के थोड़ा सा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये आ गया हमारे पास प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर किसके लिए आया, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया। किसके लिए आया, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बात आपको या नहीं, बता दो। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया ये। और इसमें हम एक चीज़ चेंज करेंगे, रुको अभी, वी एक्स स्क्वेयर। अब इसके बाद आपने ये वाले स्टेप करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या स्टेप करोगे कि v इक्वल टू में दिस v की वैल्यू ये बनेगी हमारी, और v स्क्वेयर की वैल्यू ये बनेगी, और यहाँ से हमने देख लिया था वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर, ये वैल्यूज़ देख ली थी हमने। ठीक है, ये इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल वैल्यू पुट कर दी, 3v एक्स स्क्वेयर आया, वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू वी स्क्वेयर बाई 3, तो ये वाला स्टेप इसके बाद आएगा, ये वाला पूरा स्टेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ये देखो ज़रा, ये करोगे पहले आप ये वाला, ठीक है, ये स्टेप करोगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कहानी है आप ये वाली जो कहानी है यहाँ लिख सकते हो इसके बाद। ठीक है, बता दिया मैंने क्यों आया था ये चीज़ आई। ठीक है, इसको आप पुट करो इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पुट करो ज़रा, तो P की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, देखो M बाय वॉल्यूम V है, वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी स्क्वेयर बाय 3 है। तो ये नहीं है सिंगल मॉलिक्यूल की, ये तो एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन वाली की थी। पूरे के लिए अगर हम देखें तो वो हमारा v था ये, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये गया था वी एक्स वी वाई वी जेड, तो टोटल हमने जब देखा कि किस वेलोसिटी से ये गया है, तो वी एक्स स्क्वेयर को हमने किस टर्म्स में लिख दिया, टोटल v की टर्म्स में, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कहानी है, इसको आप समझना। ठीक है, इसको ना, इसको नहीं, ठीक है, इसको हटा देना। ये है हमारे पास फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बता दो, सिंपल है बिल्कुल ही। ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात आ गई। अब सिंगल मॉलिक्यूल के लिए अगर आपने बात कर ली है, ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये सब रफ था आपका समझाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए थी। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या रहेगी बताओ, प्रेशर। तो P जो रहेगा अब हमारे पास, वो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो M वॉल्यूम V, और अब V जो ये है हमारा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया था आपको, V1 V2 V3 इस तरीके से चलेगा ये हर एक के लिए। ठीक है ना, तो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, तो ये V वेलोसिटी क्या लूँगा मैं, V1 का स्क्वायर अपॉन में 3, ऐसे ही M बाय V, और ये V2 का स्क्वायर बाय 3, एंड प्लस अप टू ये जाएगा M बाय वॉल्यूम V, और ये वेलोसिटी वाला V कैपिटल N का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। सॉरी 3 आएगा ये तो 3 चल रहा है ना हमारा फॉर्मूला, देख लो mv/3, ये तो कांस्टेंट टर्म चल ही रही है। v स्क्वायर की जगह हम क्या कर रहे हैं, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। अब यहाँ से देखना ज़रा कहानी क्या होने वाली है। यहाँ से देखो ये स्मॉल m v और ये 3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस अप टू vn का स्क्वायर। अब वही है कहानी यहाँ पर जो मैंने आपको समझाई थी, इसको VRMS बनाना है मुझे। तो ये चीज़ है, इसमें क्या होगा, ये n नीचे लगेगा, अगर n नीचे लगाना है तो n इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ n से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर ये n से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, कैपिटल N से। वेयर जो n है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, n। क्लियर, समझ में आ रही है बात, बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो। ठीक है, अब देखो ज़रा ये चीज़ समझ में आई आपकी। अब ये टर्म मैंने आपको बताई थी क्या थी, ये स्क्वायर रूट कर देते तो VRMS, और स्क्वायर रूट हटेगा जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये स्क्वायर रूट कटेगा, इधर स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू किसकी है, VRMS स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब हम लिखेंगे P इक्वल टू में M/N 3 वॉल्यूम V, और इसकी जगह हम लिख देंगे क्या यहाँ पर, VRMS का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ये ध्यान रखना। बुक्स में सिंपल यहाँ पर V लिखा होगा या C से भी कहीं जगह लिखा होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो VRMS का ये स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये। क्लियर, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। सिंपल सी कहानी, क्या समझ में आया बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं इस n/v को, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इस n/v को, बताओ।
एन, स्मॉल एन की इक्वल लिखूंगा इसको कैसे, देखो यहाँ पर एन बाय जो वी है इज इक्वल टू है एन, क्या है ये, नंबर डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है नंबर डेंसिटी, याद रखना। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ n बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो p इज इक्वल टू में m/3 n बाई वी को स्मॉल n एंड दिस इज VRMS स्क्वायर। ये वैल्यू ही आप हर जगह देख रहे होंगे, 1/3 mn VRMS स्क्वायर। n क्या है, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कितना ईजी तरीके से कर दिया। अब कई जगह तो एरिया ये वो पता नहीं क्या क्या सिस्टम था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाओ ये करो, देखो कितना सिंपल तरीके से कर दिया ये, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा और आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एक का मास और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, टोटल मास। टोटल मास कैसे आया ये टोटल मास, बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो m बन गया ये हमारे पास। तो mn इज इक्वल टू में क्या है, टोटल m है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बताओ कर सकते हैं हम ये, बताओ इस वाले में, सॉरी इस वाले में, यहाँ पर कर रहे हैं आप। ये तो समझ गए n बाई वी को स्मॉल n कर दिया। अब इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या, m इंटू एन क्या बन जाएगा, कैपिटल M, और ये 3 और ये वॉल्यूम v तो है ही, और साथ में ये VRMS का स्क्वायर तो है ही। यहाँ पर ये जो प्रेशर निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है ना। प्रेशर क्या निकल रहा है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ ही रही है ना आपके, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जैसे मैंने कैपिटल MN था ये, ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये M आ गया, क्लियर है। अब ये m बाय वी है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो देखो मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये p इज इक्वल टू में m बाय वी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये 1/3 रो m बाई वी बन गया VRMS का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि m बाय वी क्या है हमारे पास, डेंसिटी है, ठीक है। अब मैं ये प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूँ इसको, पर यूनिट वॉल्यूम की कहानी क्यों है ये, देखो इस चीज़ को समझो। जब हम कहते हैं डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम है, और यहाँ पर v भी अगर आप 1 कर दो तो ये डेंसिटी m के इक्वल ही आ गई या नहीं आ गई, बताओ, ठीक है ना। तो v को हमने 1 कर दिया तो m बचा, और m किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल आ गया। तो ऐसे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। कई बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, पर यूनिट वॉल्यूम है लेकिन v तो हमने लिया ही है, तो आप 1 रख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास रो आ गया, m v को 1 रखोगे तो m क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इस तरीके से आएगा, नहीं तो m बाई वी की वैल्यू डायरेक्ट आप रखो रो, लेकिन ये है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। कितनी बात समझ में आई बताओ, सिंपल सी कहानी थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर, लेकिन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए आपके कि कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें हम रिलेशन निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ इस प्रेशर का, और फिर हम टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन कुछ बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। देखो जी, अब आगे यहाँ पर करते हैं हम टॉपिक रिलेशन, इसी का ही रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी करते हैं। तो देखते हैं, चलो इसमें भी देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल वो क्या रहेगी, 1/2 और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू में वेलोसिटी, है ना, यही रहेगी बताओ। वन मॉलिक्यूल के लिए v स्क्वायर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसको, ये स्मॉल m है, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है इसकी वो चेंज हो जाएगी किस में, RMS में, है ना, और ये स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। और जिसकी वेलोसिटी है, अब एक की वेलोसिटी है, सभी की वेलोसिटी है, वो किससे लिखेंगे हम VRMS से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से आ गया 1/2 m इंटू n, एक का मास, मॉलिक्यूल का मास, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल मास आ गया, उसको मैं लिखूंगा कैपिटल M, और VRMS का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा मैंने, ये m इज इक्वल टू में m इंटू में n, क्या है ये, टोटल मास आया है हमारे पास, ठीक है। ये इधर ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रेशर है ना वो क्या है, प्रेशर रिलेटेड बाय गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। ये एक्चुअली में क्या आ गई हमारे पास, अब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आ गई, तो
एवरेज आ गई, एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, यहाँ मैं लिख दूँ इसको, ये एक तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई यही वाली, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 कैपिटल M VRMS का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, वॉल्यूम V आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 और इसको चाहे 1 ले लो, ठीक है, तो डेंसिटी ही M के इक्वल आ जाती है, या आप सिंपली इसको क्या लिखो, रो लिखो, VRMS स्क्वायर। वैसे मैंने आपको बताया था मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। अगर वॉल्यूम 1 है हमारा तो मास ही क्या हो गई, डेंसिटी के इक्वल हो गई। तो यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो M बचेगा, M ही किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें बता दो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, पर यूनिट क्या है हमारे पास, ये वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये आई हमारे पास, ठीक है। या सिंपली इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। क्लियर, ये आ गई हमारे पास। और जो प्रेशर है हमारे पास, प्रेशर वो क्या है बताओ, क्या था, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये था। इक्वेट कर दो इनको, ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो P बाय, इसको मैं सिंपली E लिख दूँ, ठीक है। तो ये E लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू में 1/3 रो VRMS का स्क्वायर अपॉन में 1/2 रो VRMS का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से देखो ये चीज़ कट गई, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, तो ऐसे आएगा, ये देखो P/E इज इक्वल टू में 1/3 इंटू में 2/1। सो दिस इज P/E इज इक्वल टू में 2/3 एंड विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू में 2/3 ऑफ E। यानी कि जो प्रेशर है इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। कितनी बात क्लियर है, समझ में आई कहानी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, हेंस मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया, हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज 2/3 टाइम्स ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब हमारा टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, टॉपिक लिख देता हूँ पहले, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये भी यहाँ से ना देखना आप, कंक्लूजन निकलेगी कुछ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन यहाँ पर बनता है। तो कुछ ना कुछ कहानी तो बनेगी हमारे पास, तो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ज़रा, अभी हमें पता है यहाँ पर जो हमारा P निकला था प्रेशर, वो कितना था, वो था 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम प्रेशर देखें अपना 1/3, ये रो की वैल्यू थी कैपिटल M/V वॉल्यूम था, और ये VRMS का स्क्वायर था। इसी तरीके से था, याद हुआ आपको, ये V इधर ले जाओ P के साथ, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 1/3 M VRMS का स्क्वायर, ये है कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ। देखो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है ना, बाय मल्टीप्लाई RHS राइट हैंड साइड बाय 2। तो देखो PV इज इक्वल टू में 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान दोगे, 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया M VRMS का स्क्वायर, और 2 से नीचे डिवाइड किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो PV इज इक्वल टू में आया 2/3 1/2 M VRMS स्क्वायर। ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर आई थी हमारी, हाफ MV स्क्वायर होता है ना, तो वही है बस, VRMS स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। वैसे V स्क्वायर होता है सिंपल काइनेटिक एनर्जी में, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर E से लिख लेता हूँ, ठीक है, सिंपल E से लिख लेता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको, कि यहाँ पर जो ये E था, ये था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली थी कहानी, ये मैं सिंपल एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिया है यहाँ पर E। क्लियर, या मीन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इस केस के लिए। और अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए अगर हम लेंगे तो वैसे होता है PV इज इक्वल टू में nRT, बट यहाँ पर ये वॉल्यूम V को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आप भी रखना। और ये वाला जो N है यहाँ, ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ ले ली हमने 1 फॉर द आइडियल गैस, तो ये RT आ गया। क्लियर है, इसको मान लो आप सेकंड, इक्वेट करो 1 और 2 को, ठीक है, इक्वेट 1 एंड 2, देन वी गेट
आर टी और ये 2/3 ये इक्वल हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो 2/3 ऑफ ई इज इक्वल टू में आर टी। अब यहाँ से जो ई आया है ना ये हमारे पास, ये ई कितना आ जाएगा देखो, आर टी तो ये है ही इधर, और ये 3 इधर जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 3/2 आर टी हमारे पास आया है ये, ठीक है, ई की वैल्यू। अब देखना ज़रा, यहाँ पर ये 1 मोल के लिए आई है काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये तो समझ में आया आपको 1 मोल के लिए आई है ये, या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं हम, ये आई है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर होता है, कितना होता है वो, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, क्लियर। अब 1 मोल के लिए इतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगी, ये तो 1 मोल के लिए मतलब कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए है ये, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगी बताओ, 3/2 आर टी डिवाइड बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर, और आर बाय एन ए, आर तो पता है ना आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एन ए हो गया एवोगैड्रो नंबर ये आपका, और जो कि होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे इसको, तो यहाँ पर ये जो ई अब बन गया हमारे पास, ये बन गया 3/2 आर बाय एन ए क्या होता है के बी, तो ये के बी और ये हो गया टी। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ई है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, टेम्परेचर के हो रहा है, क्लियर है, ये चीज़ कहानी समझ में आ रही है आपको यहाँ से, बताओ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, ये चीज़ समझ रहे हो आप बात को या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा रिलेशन निकाल लूँ किसके लिए, VRMS का टेम्परेचर के साथ कुछ रिलेशन बनेगा, तो देखो ज़रा वो कैसे बनेगा। ई हमें पता चल गया अभी कितना आया है हमारा, ई हमारे पास एक तो है ये 3/2 kBT, और एक ई हमें पता है कितना है हमारा 1/2 ये वाला MVRMS का स्क्वायर, है ना, ये है 2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकली। तो इनको इक्वेट करें अगर हम, देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई, इतनी समझ में आई आपको ये बात, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कुछ कहानी मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि E इक्वल टू में एक है हमारे पास 1/2 MVRMS का स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक है हमारे पास E इक्वल टू में 3/2 ये kBT। अब यहाँ से देखना ज़रा, इक्वेट करो इनको, इक्वेट, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, दोनों को इक्वेट करेंगे जब हम, तो 1/2 MVRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3/2 kBT, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे ये m जो है टोटल क्या है हमारे पास, मास ही है, एक तरह से हम ये समझेंगे या नहीं, बताओ, ठीक है, और इधर है ये हमारा t, तो इसको चलो मैं ऐसे लिख दूँ, VRMS का जो स्क्वायर होगा वो कितना बनेगा हमारे पास 3/m, और ये है KB, और ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें VRMS कितना आएगा 3/m kBT, रूट में आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब रूट अगर आ गया तो यहाँ पर ये देखो ये भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन का मास भी कांस्टेंट ही रहेगा, और 3 तो है ही कांस्टेंट, तो VRMS जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमें जो पता चल रहा है ना, वो क्या पता चल रहा है, देखो इस रिलेशन से पता क्या चल रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर यहाँ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, VRMS के। तो यानी कि अगर हम देखें कि जो E है हमारा वैसे वो क्या होता है 1/2 MVRMS का स्क्वायर, तो यहाँ से ये m की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे, E पे, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसकी वजह से पड़ेगा, VRMS। अगर फास्टर मोशन होगा, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको यहाँ से m की वजह से नहीं पड़ेगा, देख लो इस रिलेशन में m आया ही नहीं कहीं, टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ, VRMS पे, समझ रहे हो इस रिलेशन से अगर आप देखो। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि मोशन अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है और हम कह रहे हैं कि स्पीड भी ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर भी राइज़ करेगा। ये रिलेशन यहाँ से समझ में आ रहा है। सिंपल सी एक बात ये याद रखनी है आपको, मोशन अगर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल सकता है हमारा, क्या क्या रिलेशन निकल सकता है कि अगर रिलेशन का एक डेफिनेशन बन सकती है, अगर T 0 हो जाए तो VRMS भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
VRMS भी ज़ीरो हो गया तो यानी कि क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स स्टॉप कर गए मोशन करना, है ना। तो ये जो T ज़ीरो हुआ है ये हमारा होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो एज दैट टेम्परेचर इन विच मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। क्लियर है, समझ में आई कहानी। तो देख लो यहाँ से हमें जो पता चला इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का विद टेम्परेचर वो क्या है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से टेम्परेचर का पता चल रहा है वो VRMS पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि मास का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो उनकी वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हम बोलते हैं, उस पर डिपेंड कर रही है। ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या ऐसे कह सकते हो मोशन बढ़ेगा मतलब VRMS बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो VRMS पे डिपेंड कर रही थी ना, और VRMS ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, VRMS बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे आप समझ लो इस चीज़ को, सिंपल सी। बताओ जी, क्लियर हुआ ये टॉपिक? ठीक है जी, बहुत अच्छा था और बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से कर लेना, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।